बिल्कुल। यहाँ पर आपने जो एक चीज कही कि जीडीपी के अंदर में ज्वेलरी इंडस्ट्री का 7% का हिस्सा है। हम ज्वेलरी बैन करने की बात नहीं कर रहे हैं अजय जी, और माफ कीजिएगा मनोज जी। हम तो बात कर रहे हैं कि जो रिसाइकिल अगर होती है ज्वेलरी, तो इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री चलेगी। बस उसका आयात जो है, आयात अगर बैन कर दिया जाए 1 साल के लिए, तो जो डॉलर उसके अगेंस्ट में जा रहा है बाहर, एक तो वो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम होगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में जो डॉलर है वो नीचे आएगा। नीचे आएगा तो कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों का इंपैक्ट जो है वो भी कम होगा। सिर्फ सोना और चांदी नहीं, ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं जो लग्जरी आइटम्स हैं भारत की, और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पे आयात की जाती हैं, जिसमें एक सोना और चांदी है। और इसी के साथ साथ अगर लग्जरी आइटम के अंदर ही अगर हम कैलकुलेशन करें तो ड्राई फ्रूट्स के ऊपर पे भी इसी तरीके की जो एक नज़र है वो दिखाई देती है। सरकार को वहाँ पर भी तत्काल कोई प्रभाव दिखाना चाहिए और कोई गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए के ड्राई फ्रूट्स आप सालाना आयात करते हैं, 40,000 करोड़ रुपए के, और उसकी जगह अगर घरेलू कृषि उत्पाद है, अगर उनको तरजीह दे दी जाए तो निश्चित तौर के ऊपर पे एक बड़ा मूव हम यहां पर आते हुए देख सकते हैं और रुपया काफी स्ट्रेंथ ले सकता है। अजय जी, सोना चांदी आज भी पानी पानी और लगातार लाल निशान के साथ में। पिछले हफ्ते हमने क्लोजिंग देखी लाल निशान के साथ, आज शुरुआत भी लाल निशान के साथ में। कैसे देख रहे हैं आप इसे? नमस्कार सूरज जी। मुझे लगता है पानी पानी तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, पानी पे बांध बनता हुआ दिखाई दिया। पिछले हफ्ते हमने जिस ढंग से ड्यूटी में जो जंप आते हुए देखा, हाँ। उसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन अलग ही है। इंटरनेशनल में हमने पिछले हफ्ते चांदी में शुद्ध 9% का बड़ा फॉल आते हुए देखा, जो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन था, बट वो 9% गायब होता हुआ दिखाई दिया डोमेस्टिक मार्केट पे, जिस ढंग से हमने ड्यूटी बढ़ते हुए देखी है। बट उससे कोई सेंटिमेंट में चेंजेस नहीं है। आप एक चीज मान के चलिए, जो इन्फ्लेशन के फिगर आए वो 3.8 आए हैं, और वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट जो कट की बातें हो रही थी वो इंटरेस्ट रेट हाइक पे बदलता हुआ दिखाई देगा। साथ में कच्चे तेल में हमने कोई पिछला हफ्ता एक सबसे बड़ी ताज्जुब वाली चीज ये थी कि कहीं पे भी हमने $2 की गिरावट ही नहीं देखी, इनफैक्ट तेजी देखी है। मुझे डर यह है कि पहले उम्मीद ये थी कि ईरान के सबसे ज्यादा कच्चा तेल चाइना लेता था, और डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए चाइना के पास। और हमने इस चीज पे पिछले हफ्ते डिस्कस भी किया था कि जो हाव भाव है चाइना के, वो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये इसको सॉल्व करने में, क्योंकि आप देखिए पॉलिटिक्स के अंदर या जियो पॉलिटिकल में कोई भी एक दूसरे को मदद करने के लिए नहीं, अपनी अपनी चीजों को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो चाइना को ये चीज पता है कि यूएस अगर मेरे पास आया है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा हो, वो एक्सपेक्टेशन मिला भी नहीं। हमने काफी देखा स्पाई तरीके से, हर तरीके से जो खाई थी वो और ज्यादा गहराती हुई दिखाई दी। और इसी का नतीजा है सुबह पहली डोनाल्ड ट्रंप का फिर से ट्वीट आता है कि ईरान के पास टाइम कम है, टाइम इज टिकिंग आउट, एंड ऐसे स्टेटमेंट आने लग गए। इसका मतलब फिर से वो बैक टू वर्क आ चुके हैं, और ये कंसर्न रहेगा तो सोने चांदी में और दोबारा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, ये हफ्ता काफी क्रुशियल है। 4500 टेक्निकल के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि डबल बॉटम बना था। अगर ये 4500 का लेवल टूटता है तो नीचे में मुझे लगता है $300-400 का सेल ऑफ आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रिस्की एसेट में आपका क्रिप्टो भी आता है, जबकि इंडिया में तो वैसे इलीगल है। मैं जनरली जैसे एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा फॉल दिख रहा है। चांदी में भी $90 का स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है, 70 का साइकोलॉजिकल लेवल है। मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई सपोर्ट है। हाँ, हमारे यहाँ पे 14% का फॉल आया है रुपए में, और 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट। तो 14 और 9, 22 से 23% आज भी हम महंगे हैं इंटरनेशनल के मुकाबले, सपोर्टेड है। बट कुल मिला के मुझे लगता है ये सेलिंग प्रेशर और ज्यादा गहराता हुआ दिखाई देगा। यानी भारत के अंदर में सोना चांदी आप बता रहे हैं कि 22% महंगा है। तो 22% महंगा, क्योंकि पहले भी आयात शुल्क लग चुके हैं भारत के अंदर में, 15% तक का आयात शुल्क हमने पहले भी देखा। और जो ज्वेलरी इंडस्ट्री थी उसकी पुरजोर डिमांड रही आयात शुल्क को हटाने की, और उसके बाद में हटाया गया और उसे 9% पर लेकर के आया गया था। लेकिन एक बार फिर से आयात शुल्क यहाँ पर बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। कच्चे तेल को लेकर के मनोज जी, आपको क्या लगता है कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन है और ट्रंप साहब बार बार ट्वीट कर रहे हैं और लग रहा है कि मुस्तैदी बढ़ रही है, और यूं समझ लीजिए कि जो हमला यूएई के ऊपर हुआ है
उसके मायने क्या समझे जाएं? मिडल ईस्ट कंट्रीज के बीच में एक बार फिर से तनाव बढ़ेगा, और तनाव बढ़ेगा तो सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों के उबाल पर। देखिए, कच्चा तेल अभी भी यहाँ पे मजबूती के साथ ही बना रहेगा जब तक यूएस और ईरान के साथ में पीस डील को लेकर के कोई सिग्निफिकेंट वहां पे समझौता नहीं होता है। तब तक कच्चा तेल यहाँ पे मजबूती के साथ बना रहेगा, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे सप्लाई कंसर्न है, बल्कि जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उनके ऊपर भी बार बार अटैक होने से वहां पे उत्पादन में भी गिरावट है। तो ये साफ तौर पर यहाँ पे दिख रहा है कि जो क्राइसिस है एनर्जी का, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कीमतें $100 प्रति बैरल के स्तर के ऊपर बनी हुई है। जब तक यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में कोई डील नहीं होती है शांति को लेकर के, हमारा मानना है कि कच्चे तेल में मजबूती बनी रहेगी। WTI में भी जो जुलाई अब एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है नाइमेक्स पे, हमारा मानना है कि वहां पे $94 जो है कच्चे तेल के लिए मजबूत सपोर्ट रहेंगे, और ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार $110-112 की ओर जा सकती है। भारतीय बाजारों में जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है कच्चे तेल का, वहां पे 9,240 जो है अब शॉर्ट टर्म में मजबूत सपोर्ट रहेंगे, और ग्रेजुअली कीमतें वहां 10,300-400 की ओर जाती हुई नजर आएगी। तो कच्चा तेल यहाँ पे क्लियरली बाय ऑन डिप्स का मार्केट है जब तक यूएस ईरान के बीच में कोई समझौता नहीं होता है। और ऊपर में यहाँ पे जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है नाइमेक्स एक बार फिर से $110 से $112 प्रति बैरल तक जा सकता है।